हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपका जो युद्ध है वो निर्णायक समय आ चुका है और कल आपका सुबह एक युद्ध है कुछ बच्चों का, फिर सेकेंड शिफ्ट में युद्ध है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग में युद्ध है। तो सभी बच्चे इस युद्ध के लिए बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे क्योंकि ये युद्ध आपके भविष्य को बदलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ अपने मैदान में उतरोगे और 101% जीत के ही आओगे। हारने का तो चांस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब जो पढ़ा दिया गया इससे ज़्यादा कुछ और आपके पेपर में आ नहीं सकता। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली है तो आप 100% मान के जाना कि आपको इस युद्ध में कोई हराने वाला है ही नहीं। आप विजेता हो 100% निश्चित है। बस जितना पढ़ाया गया है आप अगर इतना तैयार कर लिए हो, बस पेपर आपका इतने में ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपके पेपर कुछ पूछने वाला नहीं है। तो देखिए, युद्ध में जाने से पहले जैसे हमें पता है कि हमें 4 लोगों को मारना है और हमें रिवॉल्वर दी गई, तो हम 4 की जगह पे 8 गोलियां लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक भी गोली मिस हो गई तो वो दूसरा बंदा बच जाएगा। तो इसलिए हम 4 की जगह क्या करते हैं, 8 गोलियां लेके जाते हैं कि अगर गोली मिस भी हो गई तो हम दूसरा फायर जरूर करेंगे। वैसे ही ये पेपर भी हमारा एक युद्ध ही है। इसको महायुद्ध समझिए क्योंकि ये महायुद्ध आपके 1 साल के भविष्य को सुनिश्चित करेगा, आपके भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। तो इस युद्ध में भी उतरने के लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी की है। डीआई की भरमार क्लासेस की हैं, रीजनिंग की भरमार क्लासेस की, अंग्रेजी की सैकड़ों क्लासेस पढ़ डाली। फिर हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से रिवीजन किया, रिवीजन क्लासेस की। अब हमें लगता है कि हम लोग उस तैयारी पे हैं कि हम लोग 4, 8 नहीं 12 गोलियां ले जाएंगे क्योंकि हम लोग की इतनी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है। और पेपर हमें जो युद्ध है इसको जीतना ही जीतना है। तो जो आपने पढ़ा है अब उससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला। आपकी उतनी ही तैयारी बेस्ट है। कोई भी बच्चे को अब बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास मत करना, ऑनलाइन चैनल से बिल्कुल मत करना कि यही आएगा यही आएगा यही आएगा और उसको पढ़ लो। अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ आपको रिलैक्स करना है, किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं है। नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपने जितना पुराना पढ़ा है उसका ही रिवीजन करो। जो आपको आता है आप उसका रिवीजन करो। बस कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। हमें 100 में 80 नंबर लाने हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक, कोई बात नहीं। जो बच्चे बहुत पढ़ने में तेज होंगे 100 में 90 लाएंगे। हम पढ़ने में अगर थोड़ा सा वीक है तो 100 में 80 लाएंगे, 85 लाएंगे। 10-12 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस तक हम लोग छोड़ेंगे, गलत नहीं करेंगे। छोड़ देंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, हमें माइनस मार्किंग से बचना है। पेपर में एक एक स्टेप पे ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को और पढ़ लेते हैं। अपनी जो हमने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिन चैप्टर से प्रश्न आना निश्चित है सिर्फ उन्हीं चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ से चैप्टर का प्रश्न कभी ऐसा नहीं होगा कि ना आए। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न आना निश्चित है। 5 क्वेश्चंस आने हैं रीजनिंग के, 5 में 5 सही होंगे, 4 नहीं होने देंगे। आपने मेरी सारी क्लासेस की हैं, अगर हमारी सारी चैप्टर वाइज क्लासेस अगर आपने ज्वाइन किया
उसके बाद अगर आपने मेरी क्लासेस से रिवीजन किया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रीजनिंग में 5 नंबर आएंगे। अगर आपने पूरी मैथ की क्लासेस हमसे की हैं, मैथ की रिवीजन क्लास हमसे की हैं, तो मैथ में 25 नंबर आएंगे। पेपर दे के निकलना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। तो आज की क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे प्रश्नों के बनने की संभावनाएं हैं। और बिल्कुल पेपर इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से पेपर दो। हमेशा सच्चाई से लड़ना सीखो और टेंशन तो बिल्कुल मत लेना पेपर के लिए। बिल्कुल कल से रंगीन हो जाओ, कल दोपहर 12-1 बजे से पढ़ाई बंद करके बिल्कुल रंगीन हो जाओ। आज तो तुम्हारे लिए बहुत लोग व्रत भी होंगे, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि आपका जो भविष्य हो बहुत अच्छा हो। तुम लोगों के लिए पहले एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं, गजब वाली ना। चलिए सुनते हैं, बहुत ही मस्त आपके लिए लिखी है हमने। हंसते दिलों में गम भी है, हंसते दिलों में गम भी। जैसा आपका जीवन है, आप हमेशा हंसते रहते हो, लेकिन आपके दिल में गम तो हमेशा रहता है कि ये जॉब हमें कब मिलेगी, हम सरकारी दामाद कब बनेंगे ना। ठीक, हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखें नम भी हैं। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखें नम भी हैं। दुआ करते हैं आपकी हंसी, दुआ करते हैं आपकी हंसी कभी कम ना हो। दुआ करते हैं कि आपकी हंसी कभी कम ना हो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। जितने भी बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं बेचारे परेशान तो रहते ही हैं हमेशा, लेकिन जिस दिन उनको सफलता मिलती है उनसे मिलने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। कंपटीशन में थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता मिलने के बाद जो संघर्ष में आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, सफलता मिलने के बाद वो आपके साथ आएंगे। संघर्ष होता है, देखिए कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर संघर्ष होना ही है। हमें आगे बढ़ने के लिए लड़ना ही लड़ना है, कुछ भी हो हमें जीतने के लिए लड़ना है, हमें हारना नहीं है ना। आप लोग हमेशा परेशान रहते हो, मैं समझता हूँ आपकी सारी समस्याओं को, लेकिन मैं पूरी मेहनत के साथ इस बार यूपी पेट का पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया हूँ, एक भी चार्जेस नहीं लिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मेहनत की है आपके लिए, ये मेहनत मेरी आपके ज़िंदगी में रंग जरूर भरेगी, आपकी ज़िंदगी को संवारेगी जरूर, आपके उज्जवल भविष्य को बनाएगी जरूर। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का भविष्य उज्जवल रहे। हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बस जो छोटा सा सेटअप हमने बना रखा है आप लोगों के लिए, वो ऊपर वाले की मर्जी से बन गया। गर्मी होती है तब भी हम लोग पंखा बंद करके पढ़ाते हैं, ठंडी होती है तब भी पंखा बंद करके पढ़ाते हैं, एसी नहीं लगवाया ना अभी हमने। चलो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि लाइव क्लास सर कब से चलेगी। बेटा एसएससी की वैकेंसीज आ गई हैं, अब यूपी पेट के बाद हम लोग एसएससी पर फोकस करेंगे और एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एसएससी की रिवीजन क्लास चलाएंगे, सब कुछ होगा। धीरे धीरे आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज बातें बहुत हो गई हैं, आगे शुरुआत करते नहीं कहोगे सर आज तो पूरा दिन आपने बर्बाद ही कर दिया मेरा। आइए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आज की शुरुआत करते हैं। चलिए, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रैप्स को ये लिखते हैं, ब्राउन को ये लिखते हैं, तो स्पाइरो को क्या लिखेंगे? किसको बेटा? ग्रैप्स को, GRASP। ग्रैप्स को क्या लिखते हैं? INOPQ। ग्रैप्स को ये लिखते हैं। और ब्राउन को बेटा क्या लिखते हैं? BROWN। ब्राउन को बेटा लिखते हैं स्पाइरो, ब्राउन को लिखते हैं RNSTU। तो स्पाइरो को क्या लिखेंगे? बेटा अभी तक हमने जो ऐसे प्रश्न पढ़े हैं सभी लोग बच्चे इसमें कोडिंग करने लगते हैं तुरंत कि सर इसकी कोडिंग की जाए, लेकिन बेटा ये प्रश्न थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया था। अभी तक जो हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को पढ़ा है वो डिजिट पे पढ़ा है,
इस बार हमने इस प्रश्न को अल्फ़ाबेट पे आपको मतलब अल्फ़ाबेट पे हमने दिया आपको। जब ये प्रश्न डिजिट में आता है तो सभी बच्चे समझते हैं कि उस शब्द का जो अंक है वो उसके सामने लिखा हुआ है, उसकी कोडिंग उसके सामने की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अल्फ़ाबेट की कोडिंग उसके सामने ही अल्फ़ाबेट में की गई। मतलब जैसे जी को यहाँ पे आई लिखा गया, आर को एन लिखा गया, ए को ओ लिखा गया, एस को पी लिखा गया, पी को क्यू लिखा गया, बी को आर लिखा गया, आर को एन लिखा गया, ओ को एस लिखा गया, डब्ल्यू को टी लिखा गया, एन को यू लिखा गया। उस शब्द की कोडिंग उसके सामने की है, कोई नंबरिंग का खेल नहीं किया। समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे एस को क्या लिखा पी, तो आप भी यहाँ पे एस को क्या लिख दो, पी लिख दो। यहाँ पे पी को क्या लिखा क्यू, तो आप भी पी को क्यू लिखो। ए को क्या लिखा ओ, तो आप भी ए को ओ लिखो। यहाँ पे आर को क्या लिखा गया एन, तो आप भी आर को एन लिखो, फिर एन लिख दो। ओ का क्या लिखा गया एस, तो आप भी ओ को एस लिखो। डब्ल्यू का क्या लिखा गया टी, तो आप भी डब्ल्यू को टी लिखो। और देखो ये आपका बन गया होगा पी क्यू ओ एन एन एस टी। समझ गए भैया। अभी तक आपने ऐसा प्रश्न नंबरिंग में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट पे नहीं पढ़ा था। ये एक नया प्रश्न है, शायद अल्फ़ाबेट का प्रयोग इस बार आपके यूपी पेट में हो जाए शायद। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल सा प्रश्न है, आपको समझने की सिर्फ ज़रूरत थी कि क्या हो सकता है, इसलिए हमने उसको रिसीव किया। और आपको एक प्रश्न ऐसा भी करा दिया कि अगर पेपर में आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए ना। तो इसकी जो कोडिंग है उसके सामने ही वर्ड में की गई। पी को क्यों कहा गया, कोई नियम नहीं लगाया गया, सीधे उसने पी को क्यों कह दिया। ए को ओ कह दिया बिना किसी नियम के, आर को एन कह दिया, ओ को एस कह दिया, अपने आप उसने कोडिंग करके दी थी। हर अल्फ़ाबेट के सामने उसका अल्फ़ाबेट की ही कोडिंग की थी। ऐसे प्रश्नों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रूल लगाने लगते हैं कि जी को आई कैसे बनाया गया, आर को एन कैसे बनाया गया, कहीं पीछे वाला आगे तो नहीं आ गया, आगे वाला पीछे तो नहीं चला गया ना, यही तो करते हैं ना। इसमें हमारा लोग का समय वेस्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को हल भी नहीं कर पाए थे, उनके मैसेज आए, इस प्रश्न को उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा भी कि सर इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कराइएगा, हमारा आंसर नहीं। आप समझ में आ गया सबको। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये आइए, ये शायद हमने एक दिन क्लास में पढ़ाया था आपको, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 3:40 PM पर घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। ये शायद कोण मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं दूसरा लेता हूँ, इसी का एक और प्रश्न है, मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। हाँ ये वाला बताते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बताना बहुत जरूरी। वही प्रश्न है, सेम है। 8:45 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। सेम वही प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लगा लेना, ये प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ। 8:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। भैया आपको एक बात पता है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो भैया 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा, कितने डिग्री का, 12 36 30 डिग्री का बनेगा। भैया आपको एक बात और पता है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा ना। चलिए अब समझिएगा, जो हमें कोण निकालना है, हमें निकालना है 8:45। जब घड़ी में 8:45 हो तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कोण क्या होगा। जब हमारे क्लॉक में 8:45 हो जाए तो जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी उसके बीच का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा, ये हमें बताना है ना। तो भैया आपको ये पता है, ये जो दिया गया ये आवर दिया गया, 8 बजे मतलब 8 घंटे, ये दिया गया 45 मिनट ना। तो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो 8 घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा, इसमें 30 से गुणा कर देना, कितने डिग्री का, 240 डिग्री का बनेगा। फिर क्या करते हैं, इसका आधा, 45 का आधा, 45 का आधा मीन्स बेटा 22.5, इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब 262.5। क्या करते हैं, सबसे पहले जो आवर है, 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनता है, और जो घंटा होता है उसमें 30 से गुणा कर देते हैं और कोण निकाले 240 डिग्री।
फिर जो मिनट होता है उसका आधा इसमें ऐड कर देते हैं, तो 45 का आधा 22.5 इसमें ऐड कर दिया, 262 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो मिनट वाले में क्या करते हैं? 6 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 6 चौको 24, 3 27, 270। इन दोनों का क्या ले लेंगे बाबू? अंतर ले लेंगे। तो इन दोनों का भैया डिफरेंस लो, 262.5 से 270 को घटाओ, कितना आएगा बेटा? 7.5। 7.5 को आप ये भी लिख सकते हो 7 सही 1/2 डिग्री। क्या लिख सकते हो? 7 सही 1/2 डिग्री। बताओ कोई डाउट है? ये आ गया आंसर? बताइए कहीं पर कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया होगा। भैया इस बार किसी ना किसी पेपर में एंगल निकालने के लिए ज़रूर आएगा। 4 पेपर में किसी के पेपर में एक क्वेश्चंस एंगल से ज़रूर आएगा। ठीक, बताओ कहीं पर कोई समस्या? अब जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ के गए थे, एक इसी तरीका और आपको करा देते हैं। चलो आपका मन है तो एक और ले लेते हैं, देखते हैं कहीं पर होगा तो आप लोग लगा लो एक। ये लीजिए, 6:42 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? चलो बताओ जल्दी से। आपको पता है 1 आवर में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। और जो 1 मिनट में कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 6 डिग्री का। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको 6:42 पे बताना है, 6 घंटा 42 मिनट, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो इसमें 30 से गुणा कर देना, 3 छंग 18, 180। फिर 42 का आधा क्या करते हैं बाबू? इसमें ऐड कर देते हैं, कितना? 21। तो ये कितना हो जाएगा? 201। फिर इसमें क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मिनट है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 चौको 24, 1 25। मतलब 201 से 252 को माइनस कर देंगे। इन दोनों का क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। तो कितना डिग्री आ जाएगा बाबू? 51 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 51 डिग्री का कोण बनेगा। बताओ कोई डाउट है? तो अब एंगल निकालने वाला प्रश्न, मुझे तो उम्मीद है 100% आपसे पे विश्वास है कि ये प्रश्न अब आपका पेपर में मिस्टेक नहीं हो सकता। रीजनिंग में 5 नंबर निश्चित पाने ही पाने हैं, हो कुछ भी जाए, नंबर हम दिला के रहेंगे। चले अगला प्रश्न लेते हैं। आज हमने क्वेश्चंस का जो कलेक्शन किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिखा भी है, जहाँ पे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाना चाहिए, उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से कलेक्ट करके निकाला है आज। चलिए, ये साथ मैंने पढ़ाया था आपको कि हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टिश्यू, तो इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ शायद। ये आइए, इसमें एक आपके पेपर में डिफरेंट भी है, असंगत भी है, उसमें ऐसे प्रश्नों को पूछ सकता है। असंगत में क्या कह रहा है? 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच द वर्ड्स इन 3 पेयर्स आर रिलेटेड इन सेम वे एंड वर्ड्स इन 1 पेयर आर डिफरेंट, फाइंड आउट दैट पेयर विच इज डिफरेंटली रिलेटेड। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक जोड़ा क्या होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो जोड़ा कौन सा है? चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के अपोजिट हैं। पेंसिल और पेन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, है एक ही चीज़। देखिए, चाय भी पीने के लिए है और कॉफ़ी भी पीने के लिए है, लेकिन चाय और कॉफ़ी दोनों अपोजिट की बात करते हैं, है लेकिन वो पेय पदार्थ में ही है। जो मज़ा चाय पीने में आता है कहीं कहीं, वही मज़ा कॉफ़ी पीने में आता है कहीं कहीं ना। तो चाय और कॉफ़ी, पेन और पेंसिल, पेंसिल भी लिखने के लिए है और पेन भी लिखने के लिए है ना। साइकिल और स्कूटर, साइकिल भी चलने के लिए है, स्कूटर भी चलने के लिए है। शर्ट और दर्जी, अब ये डिफरेंट है, यहाँ पे होता है शर्ट और पैंट, तो होता शर्ट भी पहनने के लिए है, पैंट भी पहनने के लिए है, लेकिन है क्या? शर्ट और दर्जी, मतलब शर्ट पहनने के लिए, दर्जी उसको क्या करता है? सिलता है। तो ये वाला आंसर क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर शर्ट और पैंट आता तब तो सेम हो जाते चारों आंसर, लेकिन यहाँ पे शर्ट के साथ उन्होंने लगा दिया दर्जी। तो दर्जी का काम क्या होता है? एक मिनट भैया, दर्जी का काम क्या होता है बाबू? शर्ट को सिलना होता है,
ठीक है। और सभी चीज़ देखिए, जैसा पहला वाला था सेम दूसरा भी वैसा ही था। जैसे साइकिल का प्रयोग हम लोग चलने के लिए करते हैं, घूमने के लिए करते हैं, स्कूटर का भी प्रयोग चलने और घूमने के लिए करेंगे। पेंसिल का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं तो पेन का प्रयोग भी लिखने के लिए करेंगे। चाय का प्रयोग हम लोग पीने में करते हैं तो कॉफ़ी भी पीने के ही उपयोग में आती है। तो सल्ट और दर्जी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, समझ गए। चलिए, एक आपके पेपर में डिफरेंट से आना है, कह रहा सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। एक आपके पास वॉच है, ये सुबह 7 बजे दिखा रही है। 1 घंटे की सुई है, ये सुबह 7 बजे दिखा रही है, सुबह 7 AM दिखा रही है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी। अब यही घड़ी क्या है, यही घड़ी, अब ये शाम को 7 AM दिखाए, 7 PM, शाम को PM होता है। तो जब ये घड़ी पूरा घूम के आएगी, जब 12 घंटे बीत जाएंगे, तब क्या बनता है, 7 PM आता है। भाई सुबह के 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे घड़ी 7 AM होगा। फिर जब ये घड़ी चलना प्रारंभ करेगी और पूरा राउंड घूम के आती तो शाम के 7 बजते हैं, और जब शाम के 7 बजते हैं तो क्या होता है, 7 PM होता है। तो कह रहा घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी, तो भैया घंटे की सुई यहाँ से शुरू की, ये पूरा गोला घूमी, और जब पूरा गोला घूमती तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। जब घड़ी जो है पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ की थी और चलते चलते शाम के 7 बज गए। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक टोटल वो पूरा राउंड कंप्लीट की है, और पूरा राउंड जब कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि तब 12 घंटे घड़ी चली है। सुबह 7 बजे चली, शाम के 7 बजे चली तो कितने घंटे चली, 12 घंटे, और 12 घंटे में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अभी मैं बता के गया हूँ आपको, बताओ कोई डाउट है, आगे बढ़ें। चलिए, समझते चलना बस बेटा, आज एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, बताते चलना। कहीं पर कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही डिफरेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, दोपहर में शुरू होती मतलब 12 बजे शुरू हो जाती है, 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होगी। क्या हुआ भैया, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, दोपहर मतलब 12 बजे शुरू हो जाती है, घड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है। 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होगी। भाई देखिए, एक घड़ी है, ये 12 बजे चलना प्रारंभ करती है, और ये घड़ी के घंटे की सुई चलते चलते आती है 1 बजे। 1 बजे के बाद कह रहा है 1:40, यहाँ पे 12 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो। जब 1:40 हो रही होगी तो घंटे और मिनट की सुई कुछ ऐसे होगी, ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई होगी। हमने मिनट की सुई को दूसरे कलर से बना दिया, ठीक, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, आवर की। तो कुछ ऐसा ही रूप होगा। तो कह रहा 12 घंटे से जब ये ऐसे चल चुकी है तो यहाँ पे ये कितने डिग्री कोण बनाएगी, घंटे की सुई। इस बार घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण नहीं पूछा। अभी तक जो आप प्रश्न पढ़ के आए थे, अभी जो आप लगा के जो बेटा ये वाला, यहाँ पे देखिए कहा है घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कोण बताइए। घंटे और मिनट के सुई के बीच बनने वाला कोण बताइए, यही तो कहा। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ये प्रश्न कैसा है, ये कह रहा है 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है।
मतलब सिर्फ आपको घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बताना है। वो 12 बजे चलना शुरू करती है और जब वही सुई घूमते घूमते 1 बजे 1:40 होता है तो ये सुई यहाँ आ जाती है। तो आपको सिर्फ इतना कोण बताना है, ये मिनट वाली सुई का कोण नहीं बताना। आपको बताना घंटे की सुई कितने डिग्री घूम के आई है, सिर्फ घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बताना है। बात समझ गए हो? तो घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बताना है कितने बजे, 1:40 तक। तो सबसे पहले 1:40 से आप ये निकालो कि घड़ी कितने घंटे चली है 1:40 तक, ठीक। तो जो 40 है इसको लिखो 1 + 40/60। जब आप मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो वो आवर में चेंज हो जाएगा। जब आप मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो वो आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये कटेगा 20 दूना 40, 20 3 60, 3 × 9 3 2 5, 5/3 आवर। मतलब जो घंटे की सुई है वो 5/3 घंटे चली है। जो घंटे की सुई 12 से चलना, दोपहर में 12 से चलना शुरू हो जाती है और जब 1:40 तक आती है, जब 1:40 घंटे की सुई दिखाती है तो 12 से 1:40 के बीच में बनने वाला कोण घंटे की सुई के द्वारा क्या होगा। तो घंटे की सुई उतनी देर में 5/3 घंटे चलती है, 5/3 घंटे चलती है। आपको पता है 12 घंटे में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 30 डिग्री का। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है तो 5/3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें 5/3 से गुणा करें तो इसमें भी 5/3 से गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपी पेट के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। भैया ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज में डिफरेंट है, दोनों क्वेश्चंस अलग हैं। ये क्वेश्चंस में इतना कहा कि घंटे की क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हमेशा पेपर में जरूर समझिएगा प्यारे बच्चों। रिवीजन में यही चीज़ आपको जाननी है कि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है पेपर में। पेपर में जाइएगा तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज जरूर समझिएगा, बिना समझे प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा। आपके पास पर्याप्त समय है, कोई जल्दबाजी मत करना, बहुत ही रिलैक्स मोड में पेपर करना, बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। आपको सब कुछ आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको पता ना हो। आप पेपर में जाओगे आपको सब कुछ आता होगा। जब सब कुछ आता होगा तब भी हमें बहुत आराम से करना है। जब हमें सब कुछ आता होता है ना तो मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि मुझे तब फील होता है मेरा तो हो जाएगा, मुझे तो सब आता है। लेकिन जब सब कुछ आता हो तो आप पेपर को बहुत आराम से करना, और मैं गारंटी लेता हूँ आप पेपर देने जाओगे आपको सब कुछ आता होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। इससे ज़्यादा आप मेहनत नहीं कर सकते। आपने पूरी जी जान पूरी लगन से मेहनत की है इस यूपी पेट के लिए, तो अब आपका पेपर अच्छा ही होगा। हमारे यहाँ तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं सुबह 7 बजे से 2-2 बजे तक मैराथन क्लास ज्वाइन किए हैं, बिना कुछ खाए पिए पूरी मेहनत से पूरी लगन से लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों के इस बार नंबर अच्छे ज़रूर आएँ, जिन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से सभी टीचर्स का साथ दिया है और मेहनत के साथ पढ़ाई की है। उन सभी बच्चों के इस बार नंबर अच्छे आने चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी बच्चों के नंबर जरूर अच्छे आएँ जिन्होंने पूरे दिल से लग के मेहनत की है यूपी पेट के लिए। तो भैया इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंट था, आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए, आइए। कह रहा 12 मार्च 2008 को रविवार है। क्या? 12 मार्च 2008, 12 मार्च 2008 को क्या है? संडे है। हमने निकाल लिया कि 12 मार्च 2009 को क्या होगा। जब ये निकल आएगा तब हम तुरंत बता देंगे कि 13 मार्च 2009 को क्या होगा ना। भैया 12 मार्च 2008 है और 2008 हमारा क्या है? लीप वर्ष है,
है ना। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वह वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक, अब समझिएगा, लीप वर्ष जब भी हमारी फरवरी बीत जाती है तो लीप वर्ष लागू हो जाता है। लीप वर्ष में जब तक फरवरी ना निकल जाए तब तक लीप वर्ष लागू नहीं होता। लीप वर्ष में हमेशा एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी तो बीत गई तो लीप वर्ष लागू हो चुका है, अब इसमें कुछ बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब 12 मार्च 2008 को अगर संडे है तो सेम डेट पे अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। सेम डेट पे अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। जब लीप वर्ष बीत गया, अगर दूसरा वर्ष भी लीप वर्ष होता है ना, तब नहीं बढ़ता। बात को समझिएगा, जैसे ये वाला वर्ष साधारण वर्ष होता और ये वाला वर्ष लीप वर्ष होता। अगर ये वाला वर्ष साधारण वर्ष होता, ये वाला ये वाला वर्ष साधारण वर्ष होता, ये वाला वर्ष लीप वर्ष होता, तब साधारण वर्ष के बाद जब हम लीप वर्ष में प्रवेश करते हैं और फरवरी को बीतने के बाद वाला कोई महीना होता है तो वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, दिन में 2 दिन की वृद्धि होती है। और अगर लीप वर्ष है और लीप वर्ष के बाद कोई साधारण वर्ष आता है तो फरवरी पहले बीत चुकी, लीप वर्ष लागू हो चुकी, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। मतलब ये संडे है तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और अगर 12 मार्च 2009 को मंडे है तो 13 मार्च 2009 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बताओ कोई डाउट? ये देखिए आंसर, बात को ध्यान रखिएगा। लीप वर्ष का जो मेन खेल है वो फरवरी ही है। साधारण वर्ष में तो कुछ भी नहीं होता, लीप वर्ष ही जब आती तभी थोड़ा सा मैटर गड़बड़ होता है। और लीप वर्ष में जब तक फरवरी नहीं बीतती तब तक लीप वर्ष लागू नहीं होता। जब फरवरी बीत जाती तो लीप वर्ष लागू हो जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 6 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे है। सबसे पहले बताओ कि अप्रैल कितने का होता है? अप्रैल 30 का। चलो, अप्रैल इन्होंने बताया कि 30 का होता है और हमें बताना कब का है, 3 मई को बताना है। 3 मई को कौन सा दिन होगा? भैया अप्रैल 30 का होता है और 6 दिन बीत चुके हैं, शेष कितने बचे, 24 दिन। कब का बताना है, 3 मई को। टोटल कितने दिन हुए, 27। 27 को 7 से भाग करो, 7 तारीख 21, शेष कितना बचेगा, 6। जो शेष बचेगा उसको इस दिन में ऐड कर देना। तो ट्यूसडे में 6 जोड़ो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर छठे पे मंडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मई को मंडे। बताओ कोई डाउट? ऐसे ही प्रश्न लगाना पेपर में, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, एक एक प्रश्न की लैंग्वेज को समझते हुए क्या कह रहा है, क्या निकालने की ज़रूरत है, क्या करना है। जल्दबाजी मत करना, बहुत ही आराम से करना, पेपर आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा जाएगा। भैया आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर देना सभी लोग, अगर सबको समझ में आ रहा है। हमें भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारे प्यारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो छोटा सा कमेंट तो बनता है ना। चलो एक छोटा सा कमेंट करिए। अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, आज टुडे इज वेडनेसडे, आज क्या है, बुधवार है। तो आज से 45 दिन बाद, 45 दिन बाद, तो 45 दिन नहीं जोड़ना, तुम क्या करना, 45 को 7 से भाग कर देना। शेष कितना बचा, 3। जो शेष बचेगा इसमें ऐड कर देना, मतलब वेडनेसडे में 3 जोड़ो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। बताओ कोई डाउट है? बहुत है। अगर कैलेंडर की क्लास आपने नहीं पढ़ी बेटा, अभी भी समय है, सिर्फ 40 से 45 मिनट की क्लास है मेरी, आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों की दोनों क्लास की। कैलेंडर का प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, 100% सही होगा। आइए अगला लेते हैं।
आज हमने अच्छे प्रश्न लगाए हैं थोड़े से आपके लिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न खुलने जा रहा है, ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है आप पढ़ो, आप समझ जाओगे। कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा ये तो आसान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में मत डालो। क्यों ना डालो बताता हूं। कह रहा है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, मतलब 1 अप्रैल को क्या है, वेडनेसडे है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख मतलब 1 मई को क्या होगा। ये तो आसानी है यार। अप्रैल कितने का होता है, 30 का। एक दिन बीत चुका है तो बचे कितने, 29 दिन। बताना है 1 मई को, तो टोटल कितना हुआ 30। 7 से डिवाइड करो, 7 चौको 28, कितना आएगा 2। इसमें 2 जोड़ देना, थर्सडे फ्राइडे। बताओ कोई डाउट है, कहाँ गया, फ्राइडे। क्या हुआ, अप्रैल माह कितने का होता है, जल्दी से देख के बता दो मुझे, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से चेक कर लीजिए और बताइए। 30 सही का तो होता है ना, ठीक। अप्रैल माह 30 का होता है, उसमें 1 दिन बीत चुका है तो बचे कितने दिन, 29 दिन। 29 दिन बाद का बताना है। कब तक बताना है, 1 मई को, तो 1 मई को ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा 30। 30 को 7 से डिवाइड करना, 7 चौको 28, शेष बचेगा 2। वेडनेसडे में 2 जोड़ देना, थर्सडे फ्राइडे। आंसर आ गया आपका फ्राइडे। चलो बढ़ते चलो जल्दी जल्दी। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें कौन सा शब्द विषम है, बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ गया होगा। ये 3 शब्द विषम हैं क्योंकि ये तीनों शब्द जो हैं ये विटामिन की कमी से रोग होते हैं। ये जितने भी रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स और बेरी ये भी रोग हैं, ये सभी रोग किसकी कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। जबकि एड्स जो है विटामिन की कमी से नहीं होता। ये तीनों रोग विटामिन की कमी से होते हैं। अब समझिएगा, बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये सारे नाम भी याद करके जाना। आपका बायो से एक प्रश्न आ सकता है विटामिन का। विटामिन ए बी सी सबसे ज़्यादा पूछता है, विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील मतलब WBC का मतलब ये हो गया वाटर, और ये हो गया विटामिन बी, और ये हो गया विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। हमने बताया WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसी से बनाया गया WBC। वे विटामिन्स जो जल में घुलनशील हैं वे हैं WBC, वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन्स बचे सब वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं है। इसके अलावा आपके पास जितने भी विटामिन्स होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे लेकिन जल में घुलनशील नहीं होंगे। आपसे पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं, तो आप बताओगे क्या, बी और सी, WBC। याद हो गया। चलिए, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है,
जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर प्रचुर मात्रा में बात की जाए तो आंवला या नींबू, प्रचुर मात्रा में आंवला, नींबू और संतरा, ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। चलें फिर WBC याद रखना, शायद आपकी किस्मत अच्छी हो और आपसे पूछ ले जल में घुलनशील विटामिन बताओ या कहे वसा में घुलनशील विटामिन बताओ, तो BC को छोड़ देना, विटामिन B और C को छोड़ देना और सारे क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, तुम लोग को हम साइंस भी पढ़ा देना, सब कुछ तो पढ़ा दो, कुछ बाकी ना रह जाए। ये क्वेश्चन शायद मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में आपको। फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है। फरहान क्या करता है, राजू से ज़्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम। सिमरन जो है वो नीतू से ज़्यादा रन बनाती है लेकिन राजू से कम। तो कौन सबसे अधिक रन बनाया, फरहान सबसे अधिक रन बनाया। ये तो आसान था। एक ऐसा प्रश्न भी आना है अधिक और छोटे और बड़े में, लघु और दीर्घ में, तो ये आ सकता है ना। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते चलिएगा। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, मतलब कितनी बार एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। तो आपको बताया गया 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। कितना, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो पूछा एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में 22 बार सुइयां एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। और भैया इसी का एक प्रश्न हमने आपको और कराया होगा, आप याद करो, जहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करता है वहाँ पे 12 घंटे में हमने पढ़ाया था आपको 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ना। याद करो, कुछ ऐसा प्रश्न है आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हमने? अगर नहीं पढ़ा तो बता दो, आज बता देते हैं यार, ये आ सकता है आपके पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। अगर बोले कितनी बार समकोण पे बनाती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है एक इसका, मेरे पास था भी, मैंने ये देखी है। ये वाला प्रश्न पढ़ाया था आपको क्लास में, ऑनलाइन में? अच्छा नहीं बता पा रहे हो, सुन लो, ये भी बता देता हूँ, अगर बताए फिर भी ठीक है। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से लंबवत होती हैं, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, मीन्स कितनी बार समकोण बनाती हैं, कितनी बार समकोण बनाती हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाता है, समकोण बनाती हैं। ये वैसे मैं बता चुका हूँ, मुझे याद है, समकोण बनाती हैं। तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। तो पूछा एक दिन में तो कितनी बार, 44 बार। अगर पूछेगा एक दूसरे को ऊपर से कितनी बार गुजरती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अगर पूछेगा कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अभी बहुत सारे प्रश्न करना है। ये आप लगाना बाद में, इस वाले को बताते हैं, ये वाला अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। इस समय घड़ी में जो टाइम हुआ है वो 7 बजकर 40 मिनट 6 सेकंड हुआ है। सुनते जाइएगा, इस समय आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 7 बजकर 40 मिनट 6 सेकंड हो रहा है। मान लिया जाए कि यह हर एक घंटे में 4 सेकंड खो देती है। मतलब एक घंटा जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये 4 सेकंड कम चलती है। ठीक है, एक घंटा जब इसको चलना है घड़ी को, तो ये 4 सेकंड क्या चलती है, कम चलती है। सुनते जाइएगा। तो ठीक 6.5 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी, तो ठीक 6.5 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी। अगर हम कहें कि 6.5 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी, तो उसकी पहले बात करो। ये 0, ये 4 3 7। देखो घड़ी में कभी भी 70 नहीं होता, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। तो जब आप यहाँ पे जोड़ोगे 40 और 30 70 का मतलब 70 मिनट, और 70 मिनट जो होगा आप इसको लिख सकते हो 60 मिनट
प्लस 10 मिनट। तो यहाँ पे 10 मिनट लिखना और 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवर। तो 7 से 13 1 14। तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्या दिखाएंगी, 14 घंटा 10 मिनट और 6 सेकंड, ये दिखाना चाहिए। बात को समझिएगा, हमने क्या कहा, जब 6:30 बजेगा और 30 जोड़ोगे तो 40 30 70 होगा। 70 नहीं लिखोगे, 60 मिनट में 1 घंटा कंप्लीट होता है। 1 घंटे को इधर हासिल दे दोगे और यहाँ पे 10 लिख दोगे। अब समझिएगा, घड़ी में 7:40 6 सेकंड हुआ था। 6.5 घंटे बाद घड़ी को इतना दिखाना चाहिए। 6.5 घंटे जब बीत जाएं तो घड़ी को क्या दिखाना चाहिए, 14 घंटे 10 मिनट 6 सेकंड। लेकिन दिखाएगा कितना, क्योंकि हर घंटे वो कितना खो देती है, 4 सेकंड। मतलब हर घंटे वो 4 सेकंड कम चलती है। अगर 1 घंटे में 4 सेकंड कम चली है तो 6.5 घंटे चली, 6 घंटे में कितने सेकंड कम चलेगी, 24 सेकंड कम चलेगी। और 30 मिनट में कितना सेकंड कम चलेगी, 2 सेकंड कम चलेगी। टोटल 6.5 घंटे जब बीतेंगे तो कितने सेकंड कम चलेगी, 26 सेकंड कम चलेगी। बात समझ गए भैया। 1 घंटे में कितने सेकंड कम चलती है, 4 सेकंड। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में वो 4 सेकंड कम जाती है, तो 30 मिनट में 2 सेकंड कम जाएगी। उसने कहा 6.5 घंटे, 1 घंटे में 4 सेकंड कम गई, तो 6 घंटे में 24 सेकंड कम गई और 30 मिनट में 2 सेकंड कम गई। मतलब टोटल 6.5 घंटे में 26 सेकंड घड़ी कम चली है। तो 26 सेकंड को क्या करोगे, इससे माइनस करोगे। तो जब 26 सेकंड को माइनस करोगे, अब समझिएगा, यहाँ पे 6 से 26 नहीं जाएगा, यहाँ से एक क्या करोगे, 1 हासिल दोगे। कितना, 1 मिनट हासिल दोगे। 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकंड हासिल दोगे। घड़ी में कभी भी हासिल दिया जाता तो 1 हासिल नहीं दिया जाता। जब आप 1 हासिल देते हो तो वहाँ से 60 सेकंड हासिल में जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे 14 है तो 14 बचेगा। ये 10 से जब 1 हासिल चला गया तो कितना बचा, 9। और जब 1 हासिल गया, 1 मिनट हासिल गया, तो यहाँ पे 6 सेकंड है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और 60 और 6 66। 66 से 26 घटा दो, कितना, 40। मतलब घड़ी क्या दिखाएगी, 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। हर घंटे वो 4 सेकंड खोती है, तो घड़ी जब 4 सेकंड खोएगी तो 6.5 घंटे में 26 सेकंड खो देगी, तो घड़ी 26 सेकंड लेट हो जाएगी। कितना दिखाएगी, 14 9 40। जल्दी जल्दी पढ़ो भैया, अभी बहुत पढ़ाना है यार। आइए ये वाला प्रश्न देखिए। एनालॉजी का है, ये मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुनिएगा, सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं को ऐड करिए। 5 2 7 7 2 9 9 9 18। इनको ऐड करो, 7 2 9 1 10 10 8 18। ये देखो, ये 18 बराबर 18 है। इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू बराबर हो गई। अगर इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू बराबर हुई है तो इधर वाले में भी वैल्यू जोड़ने पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 3 2 5 5 6 11 11 7 18 18 8 26। इसको ऐड करो, 9 1 10 10 2 12 8 20 6 26। तो मतलब यहाँ आंसर क्या बनेगा, 12 968। 26 बराबर 26। जब इधर जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर वैल्यू इक्वल हो गई, तो इधर की संख्याओं को जोड़ने पर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला। चलिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, किसी वर्ष में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया इस बार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है, किसी वर्ष में 5 मार्च को दिन आता है, वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा। ये लीजिए, कह रहा किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है, वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा। मतलब 5 मार्च को जो दिन है, अगर 5 मार्च को मंगलवार है, तो उसी वर्ष में किस महीने में वही दिन आएगा। 5 अगस्त को
मंगलवार हो, 5 अक्टूबर को मंगलवार होगा, या 5 दिसंबर को मंगलवार होगा, या 5 नवंबर को मंगलवार। मतलब कहने का मतलब है 5 मार्च वाला जो मंथ है वो किस मंथ के समान होगा। भैया अगर 5 मार्च को मंगलवार है और किसी महीने में भी 5 तारीख को ही मंगलवार आता है, तो मतलब मार्च वाला जो कैलेंडर में जो मार्च का महीना है उसका कैलेंडर किस महीने के समान है। तो मार्च वाले का जो महीना होता है वो नवंबर माह के समान होता है। देखिए हमने एक लिख रखा है आपके लिए, आप इसको देख लीजिएगा। क्या लिखा है, इसको नोट कर लेना भैया सभी लोग। लिखा है साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। अगर किसी भी महीने के प्रथम दिन समान है तो उस महीने के सभी दिन समान होंगे। मतलब अगर किसी महीने में पहली तारीख को मंगलवार है और उसी तारीख का कोई और महीना समान है तो वहाँ भी पहली तारीख को मंगलवार होगा। अगर वहाँ पर दूसरी तारीख को बुधवार आया तो उस महीने में भी दूसरी तारीख को बुधवार आएगा। ये समझ गए। तो साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, कौन कौन सा, जनवरी अक्टूबर के समान होता है। मतलब अगर 10 जनवरी को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। जुलाई, अप्रैल और जुलाई क्या होते हैं, समान होते हैं। फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो यहाँ पे ही कहा 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन 5 नवंबर को होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर आपस में क्या होते हैं, महीने समान होते हैं साधारण वर्ष में। सितंबर और दिसंबर समान होते हैं। और यदि अगर यही लीप वर्ष में आ जाए, लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई आपस में समान होते हैं। फरवरी और अगस्त आपस में समान होते हैं। मार्च और नवंबर आपस में समान होते हैं। सितंबर और दिसंबर आपस में समान होते हैं। ये वाला और ये वाला देखो कॉमन है ना, जो नहीं याद करना है। अप्रैल और जुलाई देखो कॉमन है, ये देखो कॉमन है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में ये मंथ कॉमन है ना। तो ये देखिए मार्च और नवंबर भी कॉमन है, देखो मार्च और नवंबर भी कॉमन है। तो कुछ मंथ कॉमन है जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो साधारण वर्ष में भी समान होते हैं और लीप वर्ष में भी समान होते हैं। अब प्रश्न पूछ ले जैसे कि यदि वर्ष लीप वर्ष है, यदि वर्ष लीप वर्ष है और उसी वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार है, तो उसी वर्ष में कौन से महीने में 5 तारीख को बुधवार होगा। तो आप बताओगे अप्रैल या जुलाई। सेम है ना, अगर 5 जनवरी को बुधवार है तो अप्रैल को भी 5 जनवरी को बुधवार होगा और जुलाई में भी 5 तारीख को बुधवार होगा। अगर पूछे वर्ष लीप वर्ष है और 10 मार्च को बुधवार है तो उसी वर्ष में किस महीने में 10 तारीख को बुधवार होगा। तो आप बताओगे 10 नवंबर को बुधवार होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर का महीना आपस में क्या होता है, समान होता है। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ाओ, ज़्यादा देर मत लगाओ समझने में। 2022 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले वर्ष को 4 से भाग देते हैं। वर्ष को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 पंचे 20, 22 आएगा, फिर 4 पंचे 20, शेष क्या आएगा, 2। शेष निकालते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले वर्ष को 4 से भाग देते हैं और क्या करते हैं, शेष निकाल लेते हैं। जब शेष 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। जब शेष 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं। और जब शेष 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। एक बार सभी लोग चेक कर लो कि हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। हमारे ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करना, जो पढ़ाया गया है वो याद रखना तुम लोग। हम कभी कभी गलत भी बता देते हैं आप लोगों को। कहाँ पर गलत बताया, कहाँ पे गलत बता दिया ना। हाँ, जब शेष 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं। जब शेष 2 और 3 आता है तो कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। चलो कम से कम कुछ तो पढ़े हो तुम लोग। मुझे तो लगा कुछ पढ़वे नहीं करे हो, इतना तो पढ़ रखे हो कम से कम। अब समझिएगा, दिए गए वर्ष को पहले 4 से भाग करते हैं। भैया एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। हाँ, सबसे पहले दिए गए वर्ष को 4 से भाग करेंगे और शेष ज्ञात करेंगे। जब शेष 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे। जब शेष 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे। जब शेष 2 और 3 आएगा तो क्या जोड़ेंगे, 11। तो यहाँ पे शेष कितना आया, 2 आया। जब शेष 2 आएगा तो कितना जोड़ोगे, 11। तो 2022 में
11 जोड़ देना। तो यही कैलेंडर पुनः कब लागू हो जाएगा? 2023 में। तो भैया 2022 का अगर आपने कैलेंडर खरीद रखा तो उस कैलेंडर को फेंकना नहीं, उसको बक्से में रख देना और 2023 में निकाल के फिर टांग देना। 2022 का जो कैलेंडर है ये 2023 के क्या होगा? समान होगा। यही तो कहा 2022 का कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब किया जा सकता है? तो 2022 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? 2023 में। अगर यही पूछता, इस प्रश्न को ऐसे बनाता, सुनते जाइएगा, अगर कह देता 2028 का कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब किया जा सकता है, तो सबसे पहले 2028 को क्या करते? 4 से भाग करते, 4 पंचे 20, 28 आता, 4 सते 28, शेष क्या आएगा? 0। जब शेष 0 आएगा तो कितना जोड़ोगे? 28। तो 2028 में 28 याद कर देना 2056 में, 2056 में। तो 2028 वाला कैलेंडर कब लागू होता है? 2056 में। तो अब ये प्रश्न तो गलत नहीं होगा, इसको याद रखना बस ये कि शेष 0 आएगा तो 28 जोड़ोगे, शेष 1 आएगा तो 6 जोड़ोगे, जब शेष 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ोगे। चलें आगे बढ़ें, चलिए। बस 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 समाप्त ही हो रहा बाबू, समय नहीं मेरे पास भी। इज को ये कहते हैं, एम को 11 कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसमें क्या किया गया? आई कितने पे होता है? 9 पे, और एस कितने पे होता है? 19 पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई करो 171, 171 से 2 माइनस करो 169। एम में क्या किया गया? एम ए 1 पे और एम 13 पे, 13 एक नम 13 माइनस 2 कर दोगे कितना आ जाएगा? 11। तो वैसे इन है 9 गुणे 14 करोगे और 9 गुणे 14 होता है 126, 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 124। ये आंसर आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में अच्छे लेवल के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। साल्ट को 16 लिखते हैं, पिकल को 36 लिखते हैं, तो प्रिजर्वेटिव को क्या लिखेंगे? अब सारे बच्चे बताओ जल्दी से कि साल्ट को 16 लिखा गया, पिकल को 36 लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे साल्ट में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 16। तो देखो 16 लिखा गया। 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द हैं, 6 का स्क्वायर करो कितना आता है? 36। देखो 36 लिखा गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो देखो ऑप्शन में 144 है, मतलब उसके शब्दों को जोड़कर उसका स्क्वायर कर दिया गया और उसकी कोडिंग कर दी गई। उस अल्फ़ाबेट को ऐड किया गया, कितने अल्फ़ाबेट हैं? अल्फ़ाबेट का स्क्वायर कर दी गया, स्क्वायर करके उसकी कोडिंग कर दी गई। साल्ट में 4 थे, 4 का स्क्वायर 16 की कोडिंग की गई। पिकल में 6 थे, 6 का स्क्वायर 36 की कोडिंग की गई। प्रिजर्वेटिव में 12 थे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ना, चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न और ये आपके लिए आगे आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका यूपी पेट का पेपर बहुत ही अच्छा हो। और कल हम शाम को एक क्लास में बता देंगे कि यूपी पेट के पेपर में आपको क्या क्या ले जाना है, किसका किसका सेंटर चेंज हुआ है, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है और कैसे पेपर को करना है, पेपर में कैसे उमार सीट भरी जाएगी, उमार सीट में नया बदलाव क्या किया गया है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कल रात 8 बजे हमारी आपकी एक बार फिर से मुलाकात होगी और फिर क्वेश्चंस तो कल नहीं पढ़े जाएंगे, पेपर करने का तरीका बताया जाएगा, पेपर में क्या नया कर सकते हो, पेपर में 80 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। और अब टेंशन मुक्त हो जाओ, आपको सब कुछ तैयार है। इस प्रश्न को लगा के उत्तर दे दो, आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो। हमारी आपकी मुलाकात अब यूपी पेट के बेस्ट एनालिसिस क्लास में होगी। 15 तारीख के पेपर का एनालिसिस 15 तारीख को होगा, 16 तारीख के पेपर का एनालिसिस 16 तारीख को होगा। विस्तार पूर्वक एनालिसिस कराया जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा और दिखाया जाएगा जो पढ़ाया गया वही आया। एक बार फिर से आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूपी पेट के पेपर में अच्छी सफलता हासिल करें। हमारी और आपकी मुलाकात कल शाम 8 बजे फिर से होगी और मिलते हैं शाम को 8 बजे। धन्यवाद आज के लिए।